कमांडर साहब का स्वागत है स्टार व्यूज़ में। सवाल हमारे, विचार आपके। कनाडा पर हम बात करने जा रहे हैं। जिस तरीके से भारत और कनाडा के रिश्तों में तनातनी हुई है, क्या लग रहा है आपको ये नॉर्मल होने में कितना समय लगेगा, और नॉर्मल करने के लिए दोनों सरकारों को किन किन पहलू पर विचार करना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दोनों सरकारों के बीच में ये विचारों का जो आमना सामना हो रहा है, जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि कनाडा की जो थिंकिंग, इस प्राइम मिनिस्टर की जो थिंकिंग है, मैं सारे कनाडा की बात नहीं कर रहा, उनके पॉलिटिकल लीडर्स और भी सोचते हैं, ऑपोजिशन और सोचती है। ये जो प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं, ये सहारा ले रहे हैं अपने इलेक्शन के लिए। जो वहाँ पे खालिस्तानी जो सेटल है, उनको बहुत देर से उन्होंने पाला हुआ है और उनके सहारे वो वोट लेते हैं, वो उनका सिटीजन बनाया हुआ है। और प्रेशर उनके ऊपर दूसरा ये है, आपको बता दें, फिलहाल जिस तरीके से भारत ने प्रोग्रेस करना शुरू किया है, उस प्रोग्रेस के कारण वेस्टर्न कंट्रीज़ आर नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि भारत की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो उनके कॉमर्स में और जो एरिया में इफेक्ट कर रही है उनको, और उनके ऊपर हावी हो रही हैं धीरे धीरे। पिछले 8-10 साल में ये होना शुरू हुआ है, उनको पसंद नहीं है। थर्ड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, द चर्च is paying special attention towards evangelism, conversions to Christianity in India। और पंजाब में ये हो रहा है, और पंजाब में तब हो सकता है अगर खालिस्तानियों के द्वारा, अगर आपको पता हो, जो टर्म क्रिप्टो क्रिश्चियन है, और उनके कई सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, जिनका नाम नहीं मैं लेना चाहता, वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। ये इसका बहुत पैसा आ रहा है, उनको बड़ा पैसा मिल रहा है। ये सारे तीनों एंगल्स को मद्देनजर रखते हुए, और थर्ड चीज़ है ये कि जितने यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, वो सब सपोर्ट कर रही हैं ट्रूडो को। क्योंकि इस समय उनकी जो मांग है वो इंडिया को डाउन करने के लिए इसलिए है। इंडिया सारे अपने डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो सारे अब रशिया से लेने की बात कर रहा है, कई बार अमेरिका से लेता है, पर जो जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरीके से वो इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, और जिस तरीके से इंडिया की पॉलिसी टूवर्ड्स रशिया, यूक्रेन और मिडल ईस्ट है, ये डायरेक्टली उनसे बात खाती कन्फ्रंट करती है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो है, उसने ये पॉलिसी अख्तियार की हुई है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कैसे दूर हो सकती है, अगर दोनों या प्राइम मिनिस्टर्स मिले, बात करें, पर इलेक्शन के बाद ही होगा। जो अगले इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा, अगला प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से कनाडा का डिमांड करता है, उस सिचुएशन को स्टडी करने के लिए हमको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कमांडर साहब, ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का समर्थन लेने में सक्षम हैं और सफलता हासिल की है। अमेरिका भी उनके डिमांड को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, कुछ न कुछ गड़बड़ भारत में हो रहा है, भारत के लोग कहीं न कहीं अंदर घुस के जाके वहाँ के लोगों को मार रहे हैं, जिस पे उनको समर्थन मिल रहा है। इस बात पे आप क्या कहेंगे? मैं इस बात से सिंपल सी चीज़ है, ये जो बात है कि कोई बाहर लोग मार रहे हैं या ये हो रहा है, ये बड़ी साइड इश्यूज़ है। मेन इशू अमेरिका हमारे खिलाफ इसलिए है कि G20 में प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेट अवे रशिया पे सैंक्शन लगाने को मना कर दिया था। प्रेसिडेंट बाइडेन को ऑन द फेस बोल दिया कि हम नहीं कर सकते, भारत की धरती में जब तक मैं G20 में हूँ ये नहीं होगा। ये इट वॉज अ डायरेक्ट स्लैप ऑन अमेरिका। पर अमेरिका जिसको कहते हैं ना कि कड़वी घूट भी गया, क्योंकि भारत की स्थिति इस समय इतनी मजबूत हो रही है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहता है कि जो थ्रेट चाइना दे रहा है साउथ चाइना सी में, उसका जो कन्फ्रंटेशन है वो भारत की लीडरशिप में हो सकता है। कभी कोर्ट्स में हमारे को बुलाया गया, हम कोर्ट्स में उसके मेंबर हैं। ये जो सारी जो साउथ चाइना सी में जो चाइना की थ्रेट है, इसको मद्देनज़र रखते अमेरिका हमारे पे ज़्यादा सख्ती से पेश नहीं आ सकता। और अमेरिका को और भी हमसे पैसे कमाने हैं, क्योंकि डिफेंस में बड़ा पैसा कमाना हमसे शुरू कर दिया था। बीच में उसकी डील कैंसिल हो गई, बिकॉज आपस में फ्रांस और अमेरिका की जो अनबन हो गई सबमरीन डील के कारण। पर अब जो मैं बता रहा हूँ, अमेरिका बड़ा प्लान करके भारत के ऊपर कदम उठाएगा। कमांडर साहब, देखिए, कनाडा में भी चुनाव है और अमेरिका में भी चुनाव है। दोनों राज्य चुनावी प्रोसेस की
से गुजर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कनाडा में भी भारतीय हैं, अमेरिका में भी भारतीय हैं, भारतीय वहाँ के नागरिक भी हैं, वोटर भी हैं, तो दोनों सरकार कोशिश करेगी कि जो इंडियंस के वोट हैं उनके फेवर में आए। इसके बावजूद भी दोनों राज्य भारत के प्रति हॉस्टाइल दिख रहा है, इसका क्या कारण है? दोनों राज्य का मतलब आप कौन से राज्य? कनाडा और अमेरिका दोनों हॉस्टाइल हैं भारत के प्रति। बिल्कुल हॉस्टाइल है भारत के प्रति, पर उनको पता है कि जब तक ये सरकार का ये रवैया है, इस प्रेजेंट सरकार का, उसके कोई नीति नहीं चलेगी, चाहे वो पंजाब में खालिस्तान के साथ मिलके हो, और वो जो इक्का दुक्का जो एग्जाम्पल लेके आते हैं, फलाने रॉ एजेंट ने मरवाया उसको, फलाना ये को निकलवा दीजिए, या इत्यादि, ये तो सारा जिसको कहते हैं रेड हेरिंग है, अब जनता का ध्यान बटाने के लिए। एक्चुअल चीज़ ये है कि अमेरिका कनाडा को नाराज़ नहीं करना चाहता। कनाडा उसका बहुत पुराना एलाय है, बहुत बड़ा बॉर्डर मिलता है, बहुत चीज़ों पे कनाडा पे डिपेंडेंट है, तो वो कनाडा का साथ देगा, और बाकी क्रिश्चियन कंट्रीज साथ दे रही है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप देखें पूरी की पूरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इस मामले में, खालिस्तान के मामले में, पाकिस्तान कनाडा के साथ में है, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो ये सारा का सारा क्यों इसलिए करना चाहते हैं कि अगर इंडियन डायस्पोरा और ऊपर उठ गया और खालिस्तानी डायस्पोरा नीचे आ गया, तो फिर उनकी नहीं चलेगी। जैसे कि इंग्लैंड में जो और कंट्रीज़ में जो इंडियन डायस्पोरा है, अमेरिका में इतना तगड़ा है, प्रो मोदी है, उनको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कमांडर साहब ये देखिए, दोनों राज्यों में, कनाडा में और इंडिया में, दोनों जगह से राजनयिकों का आया जाना लगा हुआ है। कोई अपने स्वेच्छा से जा रहा है, किसी को फोर्स किया जा रहा है कि आप देश को छोड़िए। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है बड़ी हॉस्टाइल है, और इससे दोनों देशों के संबंध में कटुता बढ़ती ही जा रही है। कहीं न कहीं इसमें पूर्ण विराम तो लगना चाहिए। देखिए, पूर्ण विराम लगना चाहिए, पर मैं को अभी कौन सा उदाहरण आप दे सकते हैं कि किसी को ज़बरदस्ती कनाडा भेजा जा रहा है भारत से, ये मेरे को नहीं पता। पर क्वेश्चन ये है, अगर ऐसा होगा तो उसको रोकना चाहिए। क्यों भेजें किसी को, अनटिल अनलेस कोई यहाँ से क्राइम करके भागना चाहता है और वहाँ पे जाके शरण लेना चाहता है। और अगर आप देखेंगे कोई वहाँ जाके शरण लेगा तो वो कहेंगे भाई हमारी तो पॉलिसी खालिस्तानियों को सपोर्ट करने की है, तो हम तो उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये उनका स्टैंड है, वो अपने स्टैंड पे मुकर, उन्होंने पॉलिसी बनाई है। देखिए, चाणक्य नीति यही कहती है कि आपको आपके देश के हित की बात हो, आप वो करिए। तो कनाडा अपने देश के हित की बात कर रहा है, इसमें कोई ये नहीं होता कि पाप पुण्य, चीट पीठ पे छुरा भोंका इत्यादि, ये सब निबंध में अच्छे लगते हैं सेंटेंसेस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई इसकी परवाह नहीं करता। इसीलिए कनाडा अपने हित में बात सोचता रहेगा, अमेरिका उसको सपोर्ट करता रहेगा, इंडिया अपने हित में बात सोचेगा। और अगर इक्का दुक्का जो लोग हैं जो इक्वेशन में आ जाते हैं, जो किसी को मारा, किसी कोई रॉ एजेंट है, कोई किसी का नाम ले रहे हैं, कोई यादव है, ये सब के सब ये और साइड इश्यूज है, इनका कोई मतलब नहीं रखते मेन प्रॉब्लम से। कमांडर साहब, देश की जो विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति है मोदी जी के नेतृत्व में, विदेश नीति कहाँ तक आपको सक्षम लग रही है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में जिनका संबंध भारत से है? आपको लग रहा है कि विदेश नीति में कहीं न कहीं से कुछ ढीलापन आ गया है, लचीलापन आ गया है, जिसकी वजह से हर दूसरा राज्य भारत को आंख दिखाने के लिए सबसे पहले खड़ा हो जाता है? देखिए, ऐसा है, भारत को आंख कब नहीं दिखा रहे थे। पहले भारत जो है हाँ में हाँ मिलाता था। चीन ने आपके जगह ले ली तो आपने छुप के सलाम कर दिया, किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने छुप के सलाम कर दिया। अब जब भारत अपने हित के ऊपर आ रहा है, रोहिंग्यास के ऊपर अड़ंगा लगा रहा है, हर जगह कर रहा है, ऑब्वियसली ये बाहर वालों को भाएगा नहीं, ये बात मानता हूँ। एक या दो जगह, जैसे कि आप जैसे नेपाल ने, भूटान ने हमको थ्रेट डिक्लेयर किया था, वो अब नहीं किया था, आज से 20 साल पहले किया था। वो हम लोग उसको सहते रहे, और अब जब हमने उसको ठीक करना शुरू किया है, बाहर वालों को, खासकर चाइना को ये मौका मिल गया है कि भारत को दबाना है, तो इनकी इन प्रॉब्लम्स को खड़ा रखो, क्योंकि चाइना के हमारे साथ और प्रॉब्लम्स हैं। लद्दाख से अरुणाचल में 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसमें प्रॉब्लम है, साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम आ रही है, आइलैंड्स को लेके प्रॉब्लम आ रही है, चाहे ये बे ऑफ बंगाल में हो, कच्चवेतु हो, और गदार के अंदर वो पाकिस्तान के साथ है, हर जगह पाकिस्तान से कन्फ्रंटेशन है। वो इसको बढ़ा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो आप जानते ही हैं, जो टर्म यूज़ होता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और बाहर से उसको फ़ायदा मिल रहा है।
जो बाहर की कंट्री जो इंडिया को डाउन करना चाहती है वो इस समय सोच रही है कि चाइना ठीक कर रहा है तो वो उसका सहारा ले रहे हैं। इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी इस समय बड़े कठिन दौर से जरूर गुजर रही है, पर अब एक उत्थान की तरफ गुजर रही है, पतन की तरफ। कमांडर साहब, विदेश नीति आज के तारीख में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, विदेश नीति इज गवर्न्ड बाय द इकोनॉमिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। तो अर्थ का और आर्थिक मुद्दों का समावेश विदेश नीति में है, जिसकी वजह से हम ये सारी बातें कर रहे हैं। आप इस बात से सहमत हैं कि विदेश नीति इज गवर्न्ड बाय द इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज? ऑल विदेश नीति इज गवर्न्ड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, whether it is economic requirement or it is security requirement, ये सब होती है। अगर आप सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे तभी आपकी विदेश नीति मार खाती रही। आप 1962 में आपने एब्सोल्युटली चाइना को कुछ बोला ही नहीं, और ना ही बोलते थे, यहाँ तक कि जब 1967 में और 1989 में नाथुला और समझौता में भारत ने कन्फ्रंटेशन करने की बात शुरू करी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस ऑपरेशन को रिकग्नाइज ही नहीं किया। नाथुला और समझौता में जनरल सुंदर जी का ऑपरेशन, ये क्या बात है? ये इसलिए है कि हम ओवर अपीजमेंट करते थे। अब ओवर अपीजमेंट खत्म हो रही है तो लोगों को कड़वाहट लग रही है। वो कह रहे हैं ये कैसा देश है, पहले तो हाँ में हाँ मिलाते था अब अड़ना शुरू हो गया है। ये उनको कम से कम 8-10 साल लगेंगे सारी कंट्रीज को हजम होने में, ये तरीका इस समय। और मैं ये नहीं कहता कि हमारी ये जो नीतियाँ हैं 100% हर जगह कहीं ना कहीं ऊंच नीच जरूर हो जाती है, बट ओवरऑल 80 to 90% मैं बात कर रहा हूँ, वी आर ऑन द राइट्स, ऑन द असेंडेंस। कमांडर साहब, आप स्टार व्यूज से बात किए, आपके विचार का आदान प्रदान हुआ, आप इस प्रोग्राम में आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। आगे भी हम आपसे डिफेंस के मुद्दों पे बात करते रहेंगे। नमस्कार। जय हिंद।